मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद पर फिर बवाल। हुमायूं कबीर दिल्ली तलब। हुमायूं कबीर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं, जिसके बाद अब तो उन पर तगड़ा एक्शन होकर ही रहेगा, क्योंकि हुमायूं ने इस बार ऐसी गलती की है जो बर्दाश्त के लायक नहीं। हुमायूं ने एक बार फिर तगड़ा बयान दिया है, जिसमें वो बाबरी का गुणगान करते नजर आ रहे हैं, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई उनकी गिरफ्तारी होगी या ममता सरकार में उनकी तरफदारी होगी, क्योंकि हुमायूं के बयान ने तहलका मचाया और जो नया बयान हुमायूं का आया उसमें ममता के खिलाफ एक शब्द नहीं था, जो ममता का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है कि बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी का बार बार जिक्र और हुमायूं की जुबान पर ममता का नाम ना आना कोई तो सियासी खिचड़ी जरूर पका रहा है। क्या है वो सियासी खिचड़ी और हुमायूं की गिरफ्तारी का कौन सा होगा दिन, आज पूरी डिटेल हमारे इस खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा में। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक बार फिर बाबरी मस्जिद को लेकर सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई है। एक बार फिर चर्चा का विषय विधायक हुमायूं कबीर ही हैं, जिन्होंने न सिर्फ प्रस्तावित मस्जिद की ऊंचाई, चौड़ाई और फंडिंग को लेकर खुलकर बयान दिया है, बल्कि वोटर लिस्ट रिवीजन, मुस्लिम वोटर्स, बीजेपी और ममता बनर्जी को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। हालांकि मुर्शिदाबाद में जिस मस्जिद की बात हो रही है उसे स्थानीय स्तर पर बाबरी मस्जिद कहा जा रहा है। यह नाम अपने आप में संवेदनशील है, क्योंकि इसका सीधा संदर्भ अयोध्या विवाद से जोड़ा जाता है। हालांकि अयोध्या की बाबरी मस्जिद से कानूनी या भौगोलिक रूप से जुड़ी नहीं है, लेकिन नाम और संरचना को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। इसी कड़ी में विधायक हुमायूं कबीर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इसके डिजाइन, ऊंचाई और चंदे को लेकर डिटेल दी है मीडिया को। साथ ही साथ ममता बनर्जी को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया गया। क्या कहा गया वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले शुरुआती बात हुमायूं की क्या थी वो आपको बताते हैं। दरअसल हुमायूं कबीर ने बताया कि प्रस्तावित मस्जिद का ढांचा पहले से कहीं ज्यादा भव्य होगा। उन्होंने कहा कि इस बाबरी मस्जिद की ऊंचाई और चौड़ाई ज्यादा होगी। पहले जो मॉडल था उसकी तुलना में मस्जिद 65 फुट से ज्यादा ऊंची होगी। इतना ही नहीं, पहले से ज्यादा चौड़ी भी बनाई जाएगी और यह दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली मस्जिद होगी। अब तक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा इकट्ठा, वहीं अब तक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हो चुका है। मस्जिद निर्माण के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए का मटेरियल पहले ही आ चुका है। हुमायूं कबीर का दावा है कि निर्माण पूरी तरह जन सहयोग और चंदे से होगा, लेकिन हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि इस चंदे की जांच होना चाहिए और उनके घर पर रेड होनी चाहिए कि वाकई ये चंदा जन सहयोग से आया है या मामला कुछ और। अब बात उस बयान की करते हैं जिस बयान को लेकर भी चर्चा हो रही है, यानी ममता बनर्जी को लेकर दिया गया बयान। जब उनसे पूछा गया कि क्या ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी होगी, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि मुझे कैसे पता होगा, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जब ममता को लेकर दूसरा सवाल पूछा गया तो उन्होंने खामोशी साध ली, जिसके बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये पूरी प्लानिंग ममता बनर्जी की ही थी, क्योंकि ममता के खिलाफ एक शब्द ना बोलना और बाबरी का हर रोज जिक्र होना क्या ममता के मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट कर अपने पाले में लाने की रणनीति है? तो इसका जवाब भी हम आपको कच्चा चिट्ठा में देते हैं। ममता का दिखावा या नई चाल। मुर्शिदाबाद जिले के बेलाडांगा में तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखना उसी दिशा में एक कदम है। 1992 में इसी दिन अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ था, इसलिए इसी दिन नई मस्जिद की नींव रखना और उसे बाबरी मस्जिद नाम देना एक स्पष्ट राजनीतिक और सांप्रदायिक रणनीति है, जिसकी तस्वीर साफ नजर आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय में इस विवाद का निपटारा हो चुका है और सभी पक्षों द्वारा स्वीकार भी किया जा चुका है, लेकिन उसे दोबारा उकसाकर सांप्रदायिक भावना भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए मुर्शिदाबाद जिले की भरतपुर सीट से विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया कि वो सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। सवाल यह है कि सब कुछ जानते हुए भी तृणमूल और राज्य की मुखिया ने अपने विधायक को आखिर क्यों नहीं रोका? हुमायूं कबीर का पार्टी से निष्कासन महज दिखावा है
या इसकी आड़ में सांप्रदायिक राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने पहले वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। इसके विरोध के नाम पर राज्य में दंगे हुए। इसमें हिंदुओं, उनके घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। पहले उन्होंने नए वक्फ कानून को राज्य में लागू नहीं करने की बात कही, लेकिन अब उसे लागू कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या यह सांप्रदायिक राजनीति नहीं है? दरअसल मुट्ठी भर कट्टरपंथी ही नए वक्फ कानून का विरोध कर रहे थे। शेष मुस्लिम समाज ने इसका समर्थन किया। इसलिए ममता बनर्जी को यह डर सता रहा था कि कहीं उनका वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो जाए। इसलिए राज्य में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के शोर के बीच उन्होंने चुपचाप इस कानून को लागू करने का फैसला किया था। दीदी के डर की क्या है वजह? वास्तव में ममता बनर्जी अपनी पार्टी की अंदरूनी उथल-पुथल, बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं के पकड़े जाने, पलायन करते वोट बैंक और बीजेपी की आक्रामक चुनावी रणनीति से डरी हुई है। इसलिए पार्टी की संगठनात्मक मजबूती, बूथ प्रबंधन और हिंदू मतदाताओं को लुभाने जैसे पुराने मुद्दों पर वो दोबारा फोकस कर रही है। लेकिन मुस्लिमों के मुद्दों से वो पीछे नहीं हटना चाहती, क्योंकि ISF, AIMIM जैसे विपक्षी दल और तृणमूल से निलंबित हुए हुमायूं कबीर की नई चालों ने मुस्लिम वोट बैंक के अंदर सीधी टक्कर की स्थिति बना दी है। हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाने और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठजोड़ कर 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो तृणमूल का वोट बैंक दरक सकता है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसलिए बीजेपी बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रही है, तो ममता बनर्जी भी चाल बेहतर तरीके से चल रही है। तृणमूल के असंतुष्ट बागी और निलंबित नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा सहित केंद्रीय नेतृत्व के ये लोग लगातार दौरे और कार्यक्रम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर जो कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार भी कर रहा है, जिससे भी ममता बनर्जी थोड़ी डरी हुई नजर आ रही है। और अब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी ममता का डर साफ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। लगभग 100 से 125 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव है। खासतौर से 90 सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हुमायूं कबीर की नजर इन्हीं सीटों पर है। भारी सुरक्षा के बीच नई मस्जिद के शिलान्यास के मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद मुसलमानों को संबोधित करते हुए तृणमूल के निलंबित विधायक ने इन्हीं 90 मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM के साथ चुनाव लड़ने की हुंकार भरी। हुमायूं ने कहा, ममता बनर्जी मुस्लिम मतदाताओं की बदौलत ही 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि हुमायूं कबीर ने ममता के खिलाफ ज्यादा बयान नहीं दिया, लेकिन उनका यह दावा था कि इन मुस्लिम इलाकों पर उनका दबदबा है और ये 90 सीट वही जीतेंगे। मस्जिद शिलान्यास के अगले दिन यानी 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन भी किया गया। जिस समय गीता पाठ हो रहा था, उस समय हुमायूं कबीर ने 1 लाख लोगों के साथ कुरान ख्वानी यानी कुरान का पाठ कराने की भी घोषणा कर दी। यानी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पूरी रणनीति उन्होंने अपनाई। दरअसल जिन 90 सीटों पर हुमायूं कबीर की नजरें हैं, वहां फिलहाल तृणमूल का दबदबा है। यहां एक सीट पर 2 से 5% का वोट स्विंग भी चुनाव परिणाम बदल देता है। इसलिए राजनीतिक दलों के लिए ये सीटें टर्निंग पॉइंट मानी जाती हैं। 2021 में तृणमूल कांग्रेस की लगातार तीसरी जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पार्टी का औसत वोट हिस्सा 60 से 70% तक गया, जबकि विपक्षी दलों कांग्रेस, वाम दलों, IAF का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। बीजेपी तो यहां प्रवेश भी नहीं कर पाई। अब बदली हुई परिस्थितियों में तृणमूल के असंतुष्ट नेता ममता बनर्जी का खेल बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हुमायूं का ममता के खिलाफ खुलकर ना बोलना ममता की सियासी रणनीति को दर्शा रहा है।
लेकिन सच क्या है वो कुछ दिनों में सबके सामने होगा कि हुमायूं इन सीटों पर ममता को जीत दिलाएंगे या कुछ अलग ही खेला करते नजर आएंगे। क्या होगा आगे आने वाले समय में वो तस्वीर भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।